हेलो बच्चों, वेलकम टू इजोटी साइंस। मैं हूं दिवाकर और आज हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th की बायो का फर्स्ट चैप्टर। और नीट 2024 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि कुछ सिलेबस जो है वो अपडेट हो रखा है, तो उसमें कुछ सिलेबस कट गया है, कुछ ऐड हो गया है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है द लिविंग वर्ल्ड में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक, तो डिलीटेड चैप्टर, डिलीटेड जो टॉपिक्स हैं जैसे फीचर्स ऑफ लिविंग काट दिया गया है, टैक्सोनॉमिक एड्स काट दिए गए हैं। ठीक है, तो बचा आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और नॉमेनक्लेचर। तो ये तीन चीजें मैं आपको इस चैप्टर में आज डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है ना, तो बहुत इजी वे में, बहुत इजी नोट्स के साथ, फ्लो चार्ट्स के साथ आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा। बस आपको देखते रहना है, अपने पास एक पेन कॉपी रखिए ताकि आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें। तो चलिए हम बिना समय गवाए, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, सीधा ही कहाँ से स्टार्ट कर दिया है एनसीईआरटी ने, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। स्टार्टिंग का पूरा काट ही दिया। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाइवर्सिटी है लिविंग की वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, उसको आप एक वर्ड में कह देते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कह देते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अब बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब लाइफ। ठीक है, और जो आपकी डाइवर्सिटी है उसका मतलब हो गया वैरायटी। क्या मतलब हो गया उसका? वैरायटी। ठीक है, तो लाइफ की जो वैरायटी है इस अर्थ पर वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम स्पीसीज के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि अर्थ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज हैं। अब वैरायटी तो अगर आप इंसान को ले लोगे तो इंसान में भी बहुत सारी वैरायटी हैं। किसी की हाइट बड़ी ज़्यादा है तो किसी की कम है। ठीक है ना, किसी का स्किन कलर काला है तो किसी का गोरा है, तो ये वैरायटीज़ आपको दिखेंगी। लेकिन हम यहाँ पर एक स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सारी स्पीसीज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सारी स्पीसीज में क्या है? वैरायटीज़ हैं। ठीक है ना, वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं। ठीक है ना कुछ डिफरेंसेस हैं, तो उसको हम कह रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कह रहे हैं हम? बायोडाइवर्सिटी। सिंपली आप बोलोगे वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ की जो वैरायटी है दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो यहां पर एनसीईआरटी कहती है कि अभी तक जो डिस्कवर्ड स्पीसीज हैं 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1.7 मिलियन मतलब 17 लाख से 18 लाख जो स्पीसीज हैं वो अभी तक नॉन है, डिस्कवर्ड है। ठीक है ना, 1.7 टू 1.8। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्पीसीज है, लेकिन अभी तक इतनी ज्ञात स्पीसीज है, ये ज्ञात जातियां हैं, ये है ना, डिस्कवर्ड हो चुकी हैं ये। ठीक है, तो इनके बीच में बहुत सारी क्या है? वैरायटी है, और इसी को हम क्या कह रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं बच्चों। ठीक है ना, अब यहां पर आपको अपने नोट में लिखना है। देखो बच्चों, एक होता है आपका लोकल नेम और एक होता है साइंटिफिक नेम। ठीक है ना, अब यहां से मैं आपको किधर ले जाना चाह रहा हूं, जरा देखिए जरा। यहां से मैं आपको थोड़ा नॉमेनक्लेचर की तरफ ले जाना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो बायोडाइवर्सिटी तो आप समझ गए, ठीक है ना, लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीसीज हैं आपके पास कि अब आप इनकी स्टडी कैसे करोगे? तो उसके लिए हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे, है ना, कुछ तो सिस्टम्स होंगे जिनकी मदद से उनकी स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाए, इजी हो जाए। तो लोकल नेम जो है ना वो वेरी करता है। लोकल नेम अगर आप प्लेस टू प्लेस जाओगे तो लोकल नेम अलग हो जाते हैं। जैसे कलकत्ता में किसी चीज़ को अलग नाम से जाना जाएगा, मुंबई में जाओगे तो उसी चीज़ का दूसरा नाम आपको मिलेगा, है ना। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरीके के अलग अलग स्टेट में अगर आप जाओगे तो आपको एक ही चीज़ के अलग अलग नाम मिलते रहेंगे। मतलब उनको हम कहेंगे लोकल नेम। उनके लोकल रीजन में वर्नेकुलर नेम से उनको जाना जाएगा, लोकल नेम से उनको जाना जाएगा। ठीक है ना, तो वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो इस केस में क्या हुआ कि भाई साइंटिस्ट के पास तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी मुसीबत आ गई। उन्होंने कहा कि भाई कोई एनिमल है, अगर हम उत्तराखंड में जा रहे हैं किसी एनिमल की स्टडी करने के लिए तो वहाँ पर उसको अलग नाम से जाना जा रहा है, एमपी में अलग नाम से जाना जा रहा है ना। इसी तरीके से अलग कंट्री में जाओगे तो अलग नाम से जाना जा रहा है। तो एक तरह से लैंग्वेज बैरियर आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको नीड पड़ी बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम की, है ना, कि भाई एक एनिमल का या एक प्लांट का एक ही साइंटिफिक नेम होना चाहिए जिसको थ्रू आउट द वर्ल्ड एक ही नाम से क्या किया जा रहा हो, प्रोनाउंस किया जा रहा हो। ठीक है ना, तो नीड बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए साइंटिफिक नेम की जरूरत है।
और साइंटिफिक नेम वेरी नहीं करता है प्लेस टू प्लेस। जो नाम इंडिया में है वही नाम अमेरिका में है। आम को मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, तो अमेरिका में भी मैंगीफेरा इंडिका होगा और इंडिया में भी मैंगीफेरा इंडिका होगा, ठीक है ना। सब जगह मैंगीफेरा इंडिका होगा, वो वेरी नहीं करता है, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और स्टडी करने में दिक्कत ना हो, है ना, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इस साइड में मैंने लिखा है नॉमेनक्लेचर। अब बच्चों नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म को ना नाम देना, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देने की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर से पहले हमें उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हमें उस ऑर्गेन, जैसे किसी के घर में बच्चा होता है ना, तो कोई मान लो थोड़ा मोटा सा हो गया, कोई पतला सा हो गया, तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके कलर के हिसाब से घर वाले उसको कुछ भी नाम दे देते हैं, है ना, उसको आइडेंटिफाई करके। तो ऐसे ही हम जब किसी, मतलब मान लो आप किसी जंगल में गए, आपने कोई प्लांट देखा, उसमें आपने उस प्लांट की फ्लावर पोजीशन क्या है, उस प्लांट की हाइट क्या है, उसमें जो लीफ का वेनेशन है वो रेटिकुलेट है या पैरेलल है या कैसा है, ये सारे जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे इनको आपने ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पर आपने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसको नाम दिया। तो इसी को तो हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे साइंटिस्ट को नया प्लांट मिला तो वो पहले उसके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करेगा। अब उसको दिखेगा इसमें तो ये कैरेक्टर्स हैं, तो उसके बेसिस पर उसको आइडेंटिफाई करेगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। इसको हम आगे और डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आई होप यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लोकल नेम जो है वो वेरी करते हैं, प्लेस टू प्लेस बदलते रहते हैं, लेकिन इसीलिए हमको साइंटिफिक नेम की जरूरत पड़ी, बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम की जरूरत पड़ी, जो कि सब जगह एक ही होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर। अब भाई नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स तो होंगे, ठीक है। देखो मैंने कितनी सिंपल फ्लो चार्ट्स और कितनी सिंपल नोट्स आपके लिए तैयार करी है। देखो अगर आप नीट के एक ना सीरियस पढ़ने वाले बच्चे हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आपको इन नोट्स की वैल्यू जरूर पता होगी बच्चों, ठीक है ना। तो इनको जितने भी, जिन बच्चों को जरूरत है इस तरीके की नोट्स की, सबको शेयर करिए, ताकि नीट 2024 आपसे रह न जाए और आप क्रैक कर दो एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम को, ठीक है ना। तो इन पे बहुत मेहनत लगती है इन नोट्स को बनाने में और एक्सप्लेनेशन में भी, ठीक है। तो आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करना है, बिकॉज दिस इज शेयरेबल कंटेंट, ठीक है। तो रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर, ताकि आपको मैं और भी नोट्स इसी तरीके की प्रोवाइड करता रहूं, और भी लेक्चर इसी तरीके के प्रोवाइड करता रहूं और आपकी स्टडी और इजी होती जाए, ठीक है। तो हर तरह का जो चैप्टर है उसको मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे ही फ्लो चार्ट्स में पढ़ाऊंगा और बिल्कुल इजी डेफिनेशन के साथ और इजी टर्मिनोलॉजी के साथ मैं आपको चीजों को डिलीवर करूंगा, ठीक है ना। तो रूल्स फॉर नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ रूल्स बनाए गए। अब क्या रूल्स है नॉमेनक्लेचर के लिए? फॉर नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उसके लिए, कुछ रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के लिए, है ना। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है आईसीबीएन, एक है आईसीजेडएन। तो आईसीबीएन जो है ये प्लांट्स के लिए काम करता है और आईसीजेडएन जो है ये एनिमल के लिए काम करता है, ठीक है ना। मतलब जब प्लांट का नॉमेनक्लेचर करना हो तो आईसीबीएन की तरफ से होगा और एनिमल के नॉमेनक्लेचर में आईसीजेडएन काम करेगा। तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर मतलब ये प्लांट्स के लिए है, और आईसीजेडएन मींस इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीजेडएन स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इतना क्लियर हो गया आपको? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब यहां पर हम बात करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। अभी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर आपने सुना होगा, ठीक है ना। इसको डेवलप किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने किया था। द्विनाम पद्धति है ये, जो ये कहती है कि हर एनिमल के और हर प्लांट के दो नाम होने चाहिए। एवरी एनिमल एवरी प्लांट मस्ट हैव टू नेम्स। अभी आप आगे पढ़ोगे इसके रूल्स में, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने इसको डेवलप किया था बच्चों।
कैरोलस लिनियस ने इसको डेवलप किया था। और कैरोलस लिनियस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और आपको पता होनी चाहिए, ही रोट 3 बुक्स, उन्होंने 3 किताबें लिखी। एक है सिस्टेमा नेचुरे, एक है स्पीसीज प्लांटेरम और एक है फिलोसोफिया बोटेनिका। फिलोसोफिया बोटेनिका। तो सिस्टेमा नेचुरा उन्होंने 1735 में लिखी थी, जिसमें जो एनिमल के लिए है, जिसमें एनिमल्स की इंफॉर्मेशन इन्होंने लिखी हुई है, एनिमल का नोमेनक्लेचर किया हुआ है इसके अंदर। स्पीसीज की बात करें, स्पीसीज प्लांटेरम में इन्होंने प्लांट्स की बात करी है, जो 1753 में इन्होंने लिखी थी। फिलोसोफिया बोटेनिका की बात करें तो इसमें 1751 में इन्होंने इसको लिखा था, एंड इसमें इन्होंने बहुत सारे रूल्स को डिस्कस किया है। तो दीज 3 बुक्स वर रिटन बाय कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस जो है, इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किया। नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, द्विनामकरण की जो पद्धति है उसको सबसे पहले इन्होंने डेवलप किया था। किसने? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये जो नोमेनक्लेचर है ये क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी ऑर्गेनिज्म मस्ट हैव 2 नेम्स। हर एक ऑर्गेनिज्म के क्या होने चाहिए? 2 नाम होने चाहिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो बच्चों, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, अब यहां पर बात करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम की, साइंटिफिक नेम की। ठीक है, साइंटिफिक नेम की बात करेंगे हम थोड़ा। तो साइंटिफिक नेम क्या कहता है? साइंटिफिक नेम 2 वर्ड से मिलके बनता है, कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड वर्ड। अब इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको कहते हैं जीनस। क्या कहते हैं उसको? जीनस। और सेकंड वर्ड में उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल की या ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज होती है। तो जीनस मतलब एक में उसका वंश होता है, स्पीसीज मतलब एक में उसकी जाति होती है। ठीक है ना, तो फर्स्ट वर्ड एंड सेकंड वर्ड की यहां पे बात हो रही है। तो जेनेरिक नेम, जेनेरिक नेम की बात कर रहा हूं मैं। तो जेनेरिक नेम मतलब जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट मतलब उसकी स्पीसीज। तो ये 2 नाम होते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है जेनेरिक नेम में। जब आप जेनेरिक नेम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए लिखते टाइम। ठीक है ना, ये रूल है। और स्पेसिफिक एपिथेट में फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए। मैं वर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेटर की बात कर रहा हूं, लेटर की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो जब हम जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों को मिला देते हैं तो दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल एपिथेट। ठीक है ना, बायोलॉजिकल एपिथेट आप बोलो इसको। क्या बोलोगे आप इसको? बायोलॉजिकल एपिथेट। ठीक है, तो ये है इसमें, या बाइनोमियल एपिथेट भी बोल सकते हो। ठीक, तो जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहां पे आप देखिए, जैसे मैंगो है तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है ना वो क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका होता है। अब जैसे प्लांट के साइंटिफिक नेम को आप बोलोगे बॉटेनिकल नेम, और एनिमल के साइंटिफिक नेम को आप बोलोगे जूलॉजिकल नेम। ठीक है ना, और दोनों को अगर आप मिला दोगे तो उसको आप बोलोगे बायोलॉजिकल नेम। ठीक है ना, या आप बोल सकते हो साइंटिफिक नेम। ठीक है, अब देखिए जरा, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट आपका क्लियर हो गया। अब मैंगीफेरा इंडिका को मैंने देखा थोड़ा इटैलिक में लिखा हुआ है बच्चों, इटैलिक में। ठीक है ना, इटैलिक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और यहां पर मैंने ऊपर अंडरलाइन किया है इसको। लेकिन जब आप इटैलिक में नहीं लिखते हो तो आपको इन दोनों टर्म्स को अंडरलाइन करना पड़ता है, तभी वो वैलिड माना जाता है। प्रिंटेड फॉर्म में निकाल रहे हो, कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो किसी साइंटिफिक नेम को, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? इटैलिक में लिखना पड़ेगा, तिरछा लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है ना, अब देखो यहां पर ये जेनेरिक नेम है मैंगीफेरा में, तो इसका एम क्या है? कैपिटल है। और यहां पर स्पेसिफिक एपिथेट है तो इसका आई क्या है? स्मॉल है। फर्स्ट लेटर स्मॉल है इस स्पीसीज में, और जीनस में फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल ही लिखना है, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ठीक है ना, तो या तो इटैलिक्स में लिखो या तो उनको अंडरलाइन करो। अब अंडरलाइन भी पूरा इस तरीके से नहीं करना है, अलग अलग करना है, बीच में स्पेस होना चाहिए। ये रूल है, ये रूल है बच्चों। ठीक है ना, तो फर्स्ट नेम इज कॉल्ड जेनेरिक नेम, सेकंड नेम इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। और जब दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो बाइनोमियल एपिथेट, बाइनोमियल
एपिथेट। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक साइंटिफिक नेम का कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब जो रूल्स हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए हैं भैया, जो साइंटिफिक नेम है ना वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं। वाई लैटिन लैंग्वेज में? लैटिन लैंग्वेज को ही चूज क्यों किया? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज किसी कंट्री की लैंग्वेज नहीं है, ये एक डेड लैंग्वेज है, इसमें एक वर्ड का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना, ठीक है ना, अलग अलग नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये एक डेड लैंग्वेज है, इसीलिए ये लैंग्वेज चूज की गई साइंटिफिक नेम्स के लिए बच्चों, लैटिन लैंग्वेज। ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम कैन बी सेम, ये सेम भी हो सकते हैं। ऐसे स्पेसिफिक एपिथेट कैन आल्सो भी सेम, ये भी सेम हो सकता है। अब कैसे सेम हो सकता है उसको एक एग्जाम्पल के साथ आप समझिए। अब मान लो यहां पर एक साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है पैंथेरा लियो, पैंथेरा का पी कैपिटल है, एल स्मॉल है, पैंथेरा लियो, और दूसरा साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। तो यहां पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है? पैंथेरा। तो पैंथेरा जेनेरिक नेम है ना, तो जेनेरिक नेम कैन बी सेम, सेम भी हो सकता है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत जगह में दिख जाएगा आपको ऐसा। यहां पर देखिए मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका नहीं है ये, इंडिका है ये, है ना, इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका में आपको क्या दिख रहा है? इंडिका, इंडिका आपको सेम दिख रहा है। ठीक है ना, और रोजा इंडिका, गुलाब है, रोजा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका आम है, तो दोनों एक होते हैं, का एक फ्लावर है एक फ्रूट है, लेकिन दोनों का जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो सेम यहां पर आ रहा है। ठीक है ना, तो स्पेसिफिक एपिथेट कैन आल्सो बी सेम, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट बी कंफ्यूज। और पाइनस ग्लेब्रा और लिलेक्स ग्लेब्रा, स्पेसिफिक एपिथेट यहां पर सेम आपको दिख रहा है, तो यहां पर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको याद रखना आपका। अब अगला टर्म है आपका टॉटोनियम, कि जो टॉटोनियम होते हैं भाई ये क्या होते हैं? ठीक है ना, टॉटोनियम क्या होते हैं? टॉटोनियम का सीधा मतलब होता है कि जब, देखो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए टॉटोनियम केवल एनिमल के लिए ही दिए जाते हैं, प्लांट्स के लिए नहीं दिए जाते हैं ये। तो जब जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट सेम होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी एनिमल का जीनस और स्पीसीज सेम होती है, मतलब उनके नाम सेम होते हैं, तो उसको हम टॉटोनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टॉटोनियम। बोथ जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट सेम। तो यहां पर जैसे लिखा हुआ है नाजा नाजा, तो नाजा नाजा दोनों सेम वर्ड है ना, स्पीसीज भी और जीनस भी सेम है दोनों, तो नाजा नाजा हम कोबरा को बोलते हैं। ठीक है, और रेटस रेटस दोनों सेम है, तो ये हम रेट को बोलते हैं। रेट का साइंटिफिक नेम है रेटस रेटस, कोबरा का है नाजा नाजा। समझ आ गया? समझ आ गया आपको? तो ये है आपका टॉटोनियम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी का प्रिंसिपल ये बोलता है बच्चों कि जो फर्स्ट गिवन नेम होता है ना उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। मान लीजिए किसी का एक बच्चा हुआ, मान लीजिए मानने में क्या दिक्कत है? ठीक है ना, साइंस में कुछ चीज़ें भाई माननी पड़ती है, कुछ चीज़ें हमें माननी पड़ती है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का एक बच्चा हुआ ये, ठीक है ना, इस बच्चे का नाम रखा रिंकू। क्या नाम है इसका भाई? रिंकू, रिंकू नाम है इस बच्चे का। ठीक है, अब कुछ दिन बाद इस बच्चे की मौसी आ गई इसको देखने के लिए। ठीक है ना, अब उसने उस बच्चे का नाम रख दिया पिंटू। क्या नाम रख दिया उसने? उसका नाम पिंटू। ठीक है ना, लेकिन जो ये रिंकू नाम है ना, ये इसको इसके माँ बाप ने दिया, तो ये वैलिड है, ये सर्टिफिकेट में चढ़ने वाला नाम है। वहां पिंटू सिंटू नहीं चलेगा, पिंटू ऐसे ही बोल सकते हैं उसको। ठीक है ना, तो जो फर्स्ट गिवन नेम है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जो माँ बाप के द्वारा दिया गया नाम है वो प्रायोरिटी उसी को मिलेगी, प्राथमिकता उसी को मिलेगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही है, साइंटिफिक नेम जब एक बार रखा जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का तो उसी को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, फर्स्ट नेम जो होता है वैलिड होता है, लेकिन दूसरे नाम को हम उसके पर्यायवाची की तरह कंसीडर कर सकते हैं, सिनोनिम्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे यहां पर एक फंगी है, एक फंगस है एल्विगो कैंडिडा, एल्विगो कैंडिडा। ठीक है ना, बाद में कोई आया उसने बोल दिया भाई सिस्टोपस कैंडिडेट, सिस्टोपस कैंडिडेट। तो जो बाद में रखा गया नाम है उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, लेकिन जो पहला लिखा गया नाम है उसको ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है। ठीक है ना, एक इंफॉर्मेशन मैं और आपको दे देता हूं। मान लो यहां पर लिखा हुआ है मैंगीफेरा
इंडिका, और यहां पर LINN मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये LINN क्या है? ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये साइंटिफिक नेम रखा था सबसे पहले। तो लास्ट में साइंटिस्ट का नाम अगर इस तरीके से आपको दिख रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो भी शॉर्ट में लिखा जाता है, और इट कम्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ही आता है साइंटिस्ट का नाम, ठीक है ना। तो ये नॉलेज भी आपको होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या है? ये साइंस की वो ब्रांच है जो रूल्स और प्रिंसिपल के साथ स्टडी करती है। जो किसके साथ डील करती है? रूल्स और प्रिंसिपल की स्टडी के साथ डील्स करती है, जहां पर क्लासिफिकेशन की जिक्र होता है, प्रोसीजर का जिक्र होता है। ये AP कैंडोले ने कहा था। किसने कहा था? ये AP कैंडोले ने कहा था। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है ना। ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक वर्ड टैक्सिक। टैक्सिस एक ग्रीक वर्ड है जहां से एक वर्ड आया टैक्सोनॉमी। क्या नाम आया? टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी जो है, इसके जो फादर हैं वो है कैरोलस लिनियस, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले टैक्सोनॉमी के फील्ड में काम किया। और इस टर्म को क्वाइन किसने किया था, किसने यूज किया था? APD कैंडोले ने, ठीक है ना, APD कैंडोले ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी के कुछ टाइप्स हैं। टैक्सोनॉमी के क्या के देखो, टैक्सोनॉमी का सीधा मतलब है जहां पर आप क्लासिफिकेशन, प्लांट के क्लासिफिकेशन को कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको कैरेक्टराइज कर रहे हो, ठीक है ना, उसको नाम दे रहे हो, इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी कहते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमी भी दो तरह की होती है, एक होता है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, एक होता है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर मींस एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, जो प्लांट में एक्सटर्नली आप देख रहे हैं, जो प्लांट्स में आप एक्सटर्नली देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्या कहते हैं बच्चों? उनको क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्लासिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मतलब जो प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टर अपनी आंखों से जो देख रहे हो आप, है ना, वो कितना लंबा है, कैसा उसका कलर है, उसमें जो फ्लावर है उसकी पोजीशन कैसी है, उसमें जो लीफ है उसका वेनिएशन कैसा है, रेटिकुलेट है या पैरेलल है, इसको आप मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कह रहे हैं। तो ये क्लासिकल टैक्सोनॉमी है। ये कौन सी टैक्सोनॉमी है? क्लासिकल टैक्सोनॉमी है। लेकिन दूसरी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब बेस्ड ऑन मार्फोलॉजिकल, एनाटमी, सेल स्ट्रक्चर्स, ऑन्टोजेनी, मतलब मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो को देखा ही जाता है उसमें, लेकिन साथ साथ में उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री भी देखी जाती है। वो कैसे डेवलप हुआ, कैसे उसका इवोल्यूशन हुआ, कहाँ से वो इवोल्व हुआ, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, मतलब वो हमारे इको सिस्टम के लिए कैसे बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल है, कितनी उसकी डेंस जड़ें हैं, रूट है ना। रूट जितनी ज़्यादा नीचे होगी उतनी ज़्यादा वहाँ की मिट्टी भी मजबूत होगी। तो इकोलॉजी में क्या रोल वो प्ले कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन रखना, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, कहाँ से वो आया, कौन सी दूसरे प्लांट से वो इवोल्व हुआ, उसका इवोल्यूशन, है ना, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, उसका पूरा मार्फोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है, कैरेक्टर है, उनकी पूरी स्टडी करना मॉडर्न टैक्सोनॉमी है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्लासिकल टैक्सोनॉमी और मॉडर्न टैक्सोनॉमी में कौन सा बेटर है, तो योर आंसर शुड बी मॉडर्न टैक्सोनॉमी, क्योंकि यहां पर मार्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर के साथ साथ आप इंटरनल कैरेक्टर्स को भी, उसके सेल स्ट्रक्चर्स को भी क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। समझ आया। सिमिलर दोनों में क्या है? एक्सटर्नल कैरेक्टर, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर है ना, मार्फोलॉजी स्टडी दोनों में की जा रही है, क्लासिकल में भी की जा रही है, तो आपकी मॉडर्न टैक्सोनॉमी में भी की जा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये है दोनों में अंतर और सिमिलरिटी। अब टैक्सोनॉमी के कुछ स्टेप्स हैं भाई, टैक्सोनॉमी के कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। सबसे पहला स्टेप होता है टैक्सोनॉमी का कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन, फोर्थ वन इज नोमेनक्लेचर। ये 4 स्टेप्स हैं भाई। एनसीईआरटी ने अब सारी चीज़ें हटा दी हैं, तो अब टैक्सोनॉमिक एड्स तो पढ़ाना ही नहीं है आपको। अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो मैं सेपरेटली उसको बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बहुत गलत किया है एनसीईआरटी ने कि लिविंग, जो भाई बच्चों को यही पता नहीं होगा कि लिविंग किसे कहते हैं, तो फिर बच्चा आगे डॉक्टर क्या बनेगा? एक डॉक्टर को यही पता नहीं है लिविंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो फिर बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है और उसको छोड़ दे रहा है, और बच्चे खुश भी हो रहे हैं कि सिलेबस जो है डिलीट हो रहा है, लेकिन वो उनको नहीं पता है कि आगे उनको कितना नुकसान होने वाला है। ठीक है,
टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, लिविंग के बारे में पता होना चाहिए, उनके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि आपने कोई ऑर्गेनिज्म को देखा, अब आप उसको पहले कैरेक्टराइजेशन करोगे, मतलब उसके कैरेक्टर्स देखोगे, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। एक प्लांट को आपने देखा, उसमें फ्लावर की पोजीशन को देखा, उसमें लीफ वेनेशन को देखा, रेटिकुलेट है, पैरेलल है, कैसी है, उसके रूट को देखा, सब कुछ देखा आपने, उसका वेजिटेटिव, उसके रूट, स्टेम, लीफ और उसके मार्फोलॉजिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस पूरी देखी आपने, है ना, पूरा कैरेक्टराइज किया आपने उसकी। तो जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है, जितनी कैरेक्टर्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो सारे कैरेक्टर्स आपने देखे और उसके बेसिस पर आपने उसको आइडेंटिफाई किया, तो उसको आपने बोला आइडेंटिफिकेशन। जब आपने उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर दिया तो फिर आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे आप उसको किसी क्लास में रख देते हो, क्लासिफिकेशन कर देते हो। है भाई, प्लांट है तो उसको प्लांटी किंगडम में ही तो रखोगे, है ना, प्लांटी किंगडम में ही रखोगे। उसके बाद उसका क्या डिवीजन है उसमें रखोगे, या एनिमल है तो उसके क्या फाइलम है उसमें रखोगे, फाइलम के बाद किंगडम, फाइलम, फिर क्लास में रखोगे, फिर ऑर्डर में रखोगे, जीनस, फिर क्या उसकी स्पीसीज होनी चाहिए। ये सब चीज़ें होता है आपका क्लासिफिकेशन। और उसके बाद आप उसको एक साइंटिफिक नाम दे देते हो, दैट इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। तो ये 4 स्टेप होते हैं आपके टैक्सोनॉमी के, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब टैक्सोनॉमी हमने यहाँ पर कंप्लीट करी, अब बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। देखो, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक में क्या अंतर है। टैक्सोनॉमी क्या कर रही है, टैक्सोनॉमी देखो सबसे पहले समझ लो, टैक्सोनॉमी लैटिन वर्ड से आई है, टैक्सिस से, और सिस्टमैटिक्स जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, लैटिन से हुआ है। और टैक्सोनॉमी का जो ओरिजिन हुआ है, टैक्सोनॉमी का जो ओरिजिन हुआ था वो कहाँ से हुआ था, ग्रीक वर्ड से हुआ था बच्चों। किससे हुआ था, ग्रीक वर्ड से, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। और आपका जो सिस्टमैटिक्स है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड से सिस्टेमा, सिस्टम्स नहीं है ये, सिस्टेमा है। क्या है, सिस्टेमा है, ठीक है, सिस्टेमा, जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को एक प्रॉपर अरेंज करना, है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट देना उनको, ठीक है, एक सिस्टमैटिक वे में उनको अरेंज करना, यही तो सिस्टमैटिक है, यही तो सिस्टमैटिक है। लेकिन स्टडी ऑफ काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जी सैमसम की ये डेफिनेशन है, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी मैंने आपको बता दिया क्या है, जिसमें आप कैरेक्टराइजेशन कर रहे हो, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, नोमेनक्लेचर कर रहे हो। लेकिन इतना ही किया आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी उसमें कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहाँ से विकास हुआ है, उसका वो कहाँ से इवोल्व हुआ है, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, किस दूसरी स्पीसीज से बना हुआ है, क्या वो, क्या उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कौन सी स्पीसीज से आया है वो, उसको कहते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी ही तो सिस्टमैटिक्स है। लेकिन सिस्टमैटिक में टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मतलब वो कहाँ से इवोल्व हुआ है, उसके पूर्वज कौन है, उसके एंसेस्टर्स कौन है, इनके बारे में भी पता करना सिस्टमैटिक्स कहलाता है भाई। तो टैक्सोनॉमिक और फाइलोजेनी दोनों को अगर मिला दोगे तो क्या बनता है, सिस्टमैटिक बनता है। अब आप बोलोगे टैक्सोनॉमी सिस्टमैटिक में बेटर क्या है, तो सिस्टमैटिक्स इज बेटर देन टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्सोनॉमी में आप उसको कैरेक्टर के बेसिस पर आइडेंटिफाई, क्लासिफाई और उसका नोमेनक्लेचर दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर टैक्सोनॉमी के साथ साथ उसका कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के साथ साथ ये भी पता कर रहे हो कि वो कहाँ से इवोल्व हुआ है, उसके पूर्वज कौन है, उसके एंसेस्टर्स कौन है। ये है आपका सिस्टमैटिक्स, ये है आपका सिस्टमैटिक्स। समझ आया, आ जाओ आगे। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इनमें भाई। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं आपके पास। पहला है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऊपर से नीचे आना मतलब आप ज्यादा से कम की तरफ आ रहे हो, नीचे से ऊपर जाना मतलब कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हो, क्योंकि किंगडम जो है सबसे बिगेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की और स्पीसीज जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, यहां पर लिखा हुआ है। जब आप फाइलम की बात करते हो तो फाइलम वर्ड एनिमल के लिए यूज किया जाता है, डिवीजन वर्ड जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। किंगडम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है।
क्या होते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? यही है ना। किंगडम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फाइलम एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, डिवीजन एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, क्लास एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ऑर्डर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, फैमिली एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जीनस एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, स्पीसीज एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। अब सर इसमें फिर मेन क्या है, फिर इसमें फिर पढ़ाने के लिए क्या बचा? तो भाई पढ़ाने के लिए ये है, किंगडम आपने देखा होगा 5 किंगडम है ना, प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना। किंगडम बोलना कैटेगरी है, प्लांटी या एनिमेलिया बोलना टैक्सोन है, वो एक रैंक हो गई ना, वो एक रैंक हो गई। जैसे डॉग एक स्पीसीज है, तो स्पीसीज एक कैटेगरी है, लेकिन डॉग क्या है? टैक्सोन है। टैक्सोन है, एक रैंक है, एक रैंक है। समझ आया ना। तो किंगडम बोलने से आपने क्या इमेजिन किया? कुछ भी इमेजिन नहीं किया ना। लेकिन जब मैंने बोला एनिमेलिया तो आपने इमेजिन किया एनिमल्स को, जब मैंने बोला प्लांटी तो आपने इमेजिन किया प्लांट्स को, ठीक है ना। समझ आया। तो ये है दोनों में अंतर। कैटेगरी बोलने से कुछ थोड़ी होता है। जैसे मैंने बोला भाई किंगडम, तो किंगडम बोलने से क्या आपके दिमाग में है? किंगडम तो आपके बहुत सारे होते हैं, मोनेरा भी होता है, प्रोटिस्टा भी होता है, फंजाई भी होता है, एनिमेलिया भी होता है, प्लांटी भी होता है। जब मैंने बोला प्रॉपर एनिमेलिया या प्लांटी या फंजाई, तब आपने बोला ये तो टैक्सोन है। तो यहां पर किंगडम, अगर मैं बात करूं किंगडम की, तो किंगडम एक कैटेगरी है जो एब्स्ट्रैक्ट है, दिखती नहीं है ऐसे, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन प्लांटी बोलना या एनिमेलिया बोलना एक टैक्सोन है जो एक रियल है, जिसको आप इमेजिन कर सकते हो, जिसकी फोटो अपने दिमाग में। तो किंगडम बोलना एक कैटेगरी है, एनिमेलिया बोलना क्या है? एक टैक्सोन है भैया। फाइलम एक कैटेगरी है, कॉर्डेटा एक टैक्सोन है, क्लास एक कैटेगरी है या टैक्सा है, और मैमेलिया क्या है? एक टैक्सोन है। ऑर्डर एक कैटेगरी है, प्राइमेट्स क्या है? टैक्सोन है। फैमिली एक कैटेगरी है, होमिनिडी एक क्या है? टैक्सोन है। जीनस कैटेगरी है, होमो क्या है? टैक्सोन है। और स्पीसीज एक कैटेगरी है, और सेपियंस क्या है? एक टैक्सोन है। यही सीधी सी बात थी। और फिर ले लो थोड़ा, और थोड़ा समझ लो, और इमेजिन कर लो। डॉग क्या है? डॉग क्या है? एक क्या है? डॉग एक टैक्सोन है ना भाई। डॉग बोला तो आपकी दिमाग में डॉग की इमेज आई ना, लेकिन मैंने स्पीसीज बोला तो एक कैटेगरी है भाई। डॉग एक स्पीसीज, अब स्पीसीज अलग से स्पीसीज बोलना एक कैटेगरी, स्पीसीज तो बहुत सारी है, लेकिन डॉग बोलना क्या है? एक टैक्सोन है। 50, 60, 70 डॉग आपके पास बैठे तो आप बता दोगे ना, ये डॉग है भाई, ये कैट है, ये फॉक्स है, ये काऊ है, ये बुफालो है। बता दोगे कि नहीं बता दोगे? तो बुफालो बोलना, काऊ बोलना, ये एक टैक्सोन है, और ये सारी स्पीसीज हैं, ये बोलना एक कैटेगरी है। तो यही तो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और इनके अंदर बहुत सारे टैक्सोन आ गए, ठीक है। तो ये ह्यूमन का क्लासिफिकेशन है। ह्यूमन किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है, कॉर्डेटा फाइलम से बिलोंग करता है, क्लास इसकी मैमेलिया है, ऑर्डर इसका प्राइमेट्स है, फैमिली इसकी होमिनिडी है, जीनस इसका होमो है, स्पीसीज इसका सेपियंस है। दोनों से मिलकर बना होमो सेपियंस, इसका साइंटिफिक नेम है। पी बोलना, पी क्या है? पी एक प्लांट है ना, तो प्लांटी किंगडम हो गया ना, पी मतलब मटर। और मैग्नोलियोफाइटा इसका क्या है? फाइलम है। और मैग्नोलियोप्सिडा इसका क्या है? क्लास है। फेबेल्स इसका क्या है? ऑर्डर है। फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। पाइजम इसका जेनेरिक नेम हो गया, और सेटाइवम इसका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, पाइजम सेटाइवम। समझ आया? समझ आया। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट वन टैक्सोन और रैंक, ठीक है ना। हर एक कैटेगरी जो होती है वो एक रैंक को रिप्रेजेंट करती है, टैक्सोन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे किंगडम या एनिमेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर प्लांटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइलम यहां पर कॉर्डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और या फिर डिवीजन, ठीक है ना। तो प्लांट की बात करें तो यहां पर फाइलम की जगह क्या हो जाएगा? डिवीजन, क्योंकि डिवीजन यूज्ड फॉर प्लांट, फाइलम यूज्ड फॉर एनिमल्स, ठीक है। तो ये आपका बात थी यहां पर। अब यहां पर देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम किंगडम टू स्पीसीज इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाती है। हायर टू लोअर जब हम चलते हैं, हायर टू लोअर जब हम चलेंगे ना, तो सिमिलरिटीज बढ़ती जाएंगी, और लोअर से हायर की तरफ जाओगे तो सिमिलरिटीज घटती जाएंगी, डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे।
भाई स्पीसीज के लेवल पे आपको ज़्यादा सिमिलरिटी मिलेगी, जीनस के लेवल पे आपको कम सिमिलरिटी मिलेगी, फैमिली के लेवल पे सिमिलरिटी और कम हो जाएगी, ऑर्डर के लेवल पे और कम हो जाएगी, क्लास के लेवल पे और कम, फाइलम के लेवल पे और कम, और किंगडम के लेवल पे तो और ज़्यादा कम क्या हो जाएगी आपकी सिमिलरिटी हो जाएगी, डिफरेंसेस। तो ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो डिफरेंसेस बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे आओगे तो डिफरेंसेस कम होंगे, सिमिलरिटीज बढ़ेंगी। ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, ठीक है ना। अब डिफरेंट टैक्सोन एट सेम लेवल, कभी कभी क्या होता है डिफरेंट टैक्सोन एट सेम लेवल का मतलब क्या हो गया, जैसा आपने बोला डॉग, डॉग बोलना एक टैक्सोन है, लोयन बोलना एक टैक्सोन है, टाइगर बोलना एक टैक्सोन है, लेकिन ये तीनों में सिमिलरिटी क्या है, तीनों स्पीसीज हैं अलग अलग, तीनों की कैटेगरी क्या है, स्पीसीज है भैया, स्पीसीज अलग अलग हैं लेकिन है तो स्पीसीज ना। स्पीसीज तो एक 9th क्लास है, एक 10th क्लास है, एक 11th क्लास है, सब में सिमिलरिटी क्या है, सब क्लासेस हैं, लेकिन अलग क्या है, एक 9th है, एक 10th है, एक 11th है। यहाँ पर अलग क्या है, एक डॉग है, एक लॉयन है, एक टाइगर है सारी स्पीसीज, है सारी स्पीसीज। तो यहाँ पर डिफरेंट टैक्सोन है सेम लेवल पर, सेम लेवल क्या हो गया स्पीसीज। यहाँ पर डिफरेंट टैक्सोन है डिफरेंट लेवल पर, टाइगर बोला, टाइगर बोला, टाइगर बोला, मैंगीफेरा बोला, प्राइमेट्स बोला। टाइगर बोलना एक स्पीसीज है, मैंगीफेरा बोलना एक जीनस है, प्राइमेट बोलना एक ऑर्डर है, इंसान का ऑर्डर है प्राइमेट, हम प्राइमेट ऑर्डर के जीव हैं, ठीक है ना। मैंगीफेरा आपको पता है आम का जीनस है, जेनेरिक नेम है, तो ये जीनस हो गया, और टाइगर अपने आप में एक स्पीसीज है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा आज का वीडियो, मैं अभी आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि अभी आपको देखो ना एक एक चीज़ मैं पढ़ाऊंगा, किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये नोट्स आपको कैसे लगी, इन नोट्स से आपको कितना समझ में आया, ये जो वीडियो है आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ये आप कॉमेंट में बताइए, और इस तरीके की वीडियोज़ और आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये भी आप मुझे बताना, क्योंकि उससे एक मोटिवेशन मिलता है और हमें फिर और ज़्यादा वीडियोस डालने का मन करता रहता है भैया, ठीक है। तो ये है कि अगर आप के ही रिस्पॉन्स पर डिपेंड है कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं या ना रखूं। ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम में, नीट 2024 में कुछ ही मंथ का टाइम है, तो इस कुछ मंथ में तो मैं आपका इतना कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि इस तरीके के मैं 50 to 60% सिलेबस आपका कंप्लीट कर सकता हूं, क्योंकि टाइम अभी कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके की नोट्स के साथ अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, और अगर आपको इस तरीके की नोट्स के साथ साथ IMP क्वेश्चंस भी चाहिए, PYQ भी चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता देना, उसको भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम इन सभी कैटेगरीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक करके, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम तक, ठीक है। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।